उलझनों से डरे नहीं, कोशिशें करे बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी, चलते रहें बेहिसाब। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके हिंदी का एग्जाम का पूर्ण सॉल्यूशन लेकर के आपके सामने खड़ा है। गौर से आप 30 से 35 मिनट हमें दीजिए। हिंदी के एग्जाम को आप चुटकियों में निकालेंगे। आप साइंस फैकल्टी हो, आर्ट्स फैकल्टी हो, कॉमर्स फैकल्टी हो, जिस किसी फैकल्टी से हैं, आज इस वीडियो को देखिए। आपके हिंदी का हद तक मैं सॉल्यूशन देता हूं कि 50 में 50 क्वेश्चन आपका टच कर जाएगा, क्योंकि ऑप्शन होगा। मेरे सारे पॉइंट्स को सुनिएगा। सारे क्वेश्चंस पर मैं डिस्कस कर रहा हूं और हर एक क्वेश्चंस को क्लियर करने की कोशिश करता हूं। आप थोड़ा सा अपना कीमती समय हमें दे दें। आइए हम बिना समय जाया किए आपके क्वेश्चंस पर आते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के थंबनेल में भी लिखा है, आप लोग देख करके मोटिवेट हो ना हो, लेकिन क्वेश्चंस को देख करके जरूर मोटिवेट होइएगा, यह मेरा पक्का वादा है। अब क्वेश्चन पर आइए। ऑल ऑब्जेक्टिव 50 का सेट है। आपके हिंदी का पहला पार्ट, बातचीत। बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। आप जानते हैं कि बालकृष्ण भट्ट किस पाठ के लेखक हैं? अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है तो बातचीत। उन्होंने लिखा है कि बातचीत एक कला है। उस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि वास्तविक बातचीत क्या होता है, तो खुद से बातें करना, दो दोस्तों के बीच की बातचीत, राम रमुअल 4 लोगों के बीच की बातचीत, यह सारा कुछ आपको बताया गया उस चैप्टर में। तो यहां पर मैं जो हमारा क्वेश्चन है, यह तो मैं थोड़ा सा थीम बताया कि आपके बातचीत चैप्टर के लेखक कौन है, बातचीत पाठ का लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट। यह याद रखिएगा। यह किस काल के कवि हैं? वही आदिकाल का समय कब से आता है? तो अगर रामचंद्र शुक्ल को हम लेते हैं तो 1050 से 1300 1400 तक को ले लीजिए। भक्तिकाल 1400 से 1700 तक को। यह विक्रम संवत में हम चल रहे हैं। रीतिकाल 1700 से 1900 तक को। और आधुनिक काल आता है इसके बाद। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लेखक जो हैं बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि हैं? हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के कवि। जब भी तुलसीदास, सूरदास इत्यादि की चर्चा हो तो आप चले जाइएगा भक्ति काल में। भूषण की चर्चा होती है। आपने भूषण की कविता है एक शिवराज की, और वो उनके तलवार की और उनके वीरता का वर्णन है। इंद्रजमी जम्म पर 12 बजियूं अम्ब पर, ऐसी कविता है ना। वो रीतिकाल की कविता है। भूषण किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के कवि। बालकृष्ण भट्ट की चर्चा थी। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के कवि हैं, जिनका भी जन्म, आप लोग जन्म ईस्वी याद किए होंगे। आप समझ लीजिए कि 1850 से लेकर के अभी तक जिनका भी जन्म हुआ है वो सभी आधुनिक काल में आते हैं। 1850 से पहले 1700 के बीच में जिनका भी जन्म हुआ है वो रीतिकाल में आते हैं। 1700 से पहले लेकर के 14वीं शताब्दी तक, 1400 तक जिनका भी जन्म हुआ है वो सब भक्ति काल में आते हैं। उससे पहले के जो कवि हैं वो आदिकाल में आते हैं। अब एक ही क्वेश्चन पर मैं इतना डिस्कस नहीं करूंगा, अगले क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं। आप लोग भी जवाब दीजिए, कोई फर्क ना पड़ता है। विद्यार्थी कमेंट कर लीजिएगा। विद्यार्थी और राजनीति निबंध किसका? आप जानते हैं कि आपकी किताब को आप अगर पढ़े हैं, जो चंदर शर्मा गुलेरी से मैं शुरू करता हूं, जयप्रकाश नारायण को ही ले लूं तो इनका लिखा हुआ जो पुस्तक है वो संपूर्ण क्रांति आप में पाठ दिया गया और सभी देश की स्थिति से बिलोंग करता है। चंदर शर्मा की 3 ही कहानियां लिखी गई, जिसमें सबसे चर्चित कालजयी कहानी रही। उसने कहा था इनको अमर बना दिया। बुद्धू का कांटा, और एक कौन सा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 2 का नाम मैंने कहा, तीसरा आपको बताना है। बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, ये 2 कहानियां हमने कह दी। बालकृष्ण भट्ट का बातचीत है। ये सामान्य लोगों से संबंधित कहानियों को लिखते हैं। ये ट्रिक है आपके लिए जानने के लिए, अगर भूलने लगे। विद्यार्थी और राजनीति पर निबंध किसने लिखा था? तो भगत सिंह ने लिखा था। इसका एक्यूरेट जवाब आपका क्या होगा? भगत सिंह होगा। अगले क्वेश्चन की ओर अगर आप आइए। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है। मैंने कई दिन कहा है आप लोगों से कि पद्य के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, पुरस्कार गद्य साहित्य में 2 विधाएं, गद्य और पद्य। तो गद्य के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार मिलता है वो होता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, और पद्य के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो होता है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। तो रेणुका सुमित्रानंदन पंत की रचना है।
सुमित्रानंदन पंत को रेणुका के लिए ज्ञानपीठ नहीं मिला था। कुरुक्षेत्र रामधारी बाबू की रचना है, नहीं सॉरी, ये तीनों ही रचनाएं रामधारी बाबू की ही है। प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, सामधेनी, ये सारी रचनाएं रामधारी बाबू की है। और आप जानते हैं कि रामधारी बाबू को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और साहित्य अकादमी संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय अध्याय के लिए इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी। क्या मिला था? अकादमी। साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला था? तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। और ज्ञानपीठ किसके लिए मिला है? उर्वशी के लिए। और ये सारी रचनाएं, और भी इनके अतिरिक्त मैंने कुछ रचनाएं आपसे कही, जैसे कि हुंकार, रेणुका, प्रणभंग, रश्मिरथी, हारे को हरिनाम, परशुराम की प्रतीक्षा, ये सब किनकी कृतियां हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर की कृतियां हैं। याद रखिएगा। अब यहां पर मैं रामधारी बाबू का जन्म तो जानते हैं, बिहार के बेगूसराय जिला के सिमरिया नामक गांव में हुआ था 1908 ईस्वी में। और मोकामा कॉलेजिएट स्कूल से उनकी पढ़ाई लिखाई हुई थी। उसके बाद वो बिहार विश्वविद्यालय भागलपुर में प्रोफेसर के पद पर सुशोभित हुए थे, इतिहास विभाग के प्राध्यापक बने। उसके बाद तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर के उपकुलपति रहे। उसके बाद राज्यसभा के सदस्य हुए। फिर इस तरह अपनी जीवन यात्रा को समाप्त किए थे मद्रास के विलिंगटन नर्सिंग होम में 1974 ईस्वी। आगे बढ़िए। रामधारी सिंह दिनकर का निधन, देखिए मैं अभी आपके साथ जिक्र किया कि उनका निधन कब हुआ था। क्वेश्चन आ गया, मद्रास के विलिंगटन में 24 अप्रैल 1974 में उनका निधन हुआ था, हार्ट अटैक, हृदय गति रुकने के कारण। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि इसका जिक्र है आपके संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ। संपूर्ण क्रांति में चूंकि जयप्रकाश नारायण रामधारी बाबू के मित्र थे, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि दिनकर जी होते तो आज ऐसा होता, लेकिन दुर्भाग्यवश दिनकर जी 3 दिन पहले ही मद्रास में विलिंगटन नर्सिंग होम में उनका निधन हो चुका है। तो ये आपके किताब की पंक्ति है, पूछने के लिए पूछ सकता है। और हृदय गति रुकने के कारण, किस कारण से उनकी मृत्यु हुई थी? तो हृदय गति रुकने के कारण। अगला क्वेश्चन का जिक्र हम करें तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी, भारतीय राजनीति का पुनर्निर्माण, यह पुस्तक किसने लिखा है? तो भारतीय राजनीति का पुनर्निर्माण नामक पुस्तक के लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। गांधी जी की 3 पुस्तकें आपको उपलब्ध हैं, एक यंग इंडिया, उसके बाद हरिजन पत्रिका थी, उसमें संपादन करते थे यंग इंडिया, हरिजन, और माई ट्रूथ विथ एक्सपेरिमेंट, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इनकी 3 पुस्तकें आपको उपलब्ध है। ये 3 में से एक पूछता है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, बराबर पूछता है, यंग इंडिया भी पूछ देता है। और रामधारी बाबू की तो सारी कृतियों का चर्चा हम किए हैं। लोकमान्य गीता रहस्य नामक पुस्तक को लिखे थे। हिस्ट्री में भी आपसे पूछ सकता है कि गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी गीता रहस्य। कहां? मांडला जेल में। मांडला जेल में इन्होंने लिखा था गीता रहस्य नामक पुस्तक को। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब अगले की ओर चले हम, अगले क्वेश्चन की ओर। किस रचनाकार की पंक्तियां नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है? तो आप जैसा कि विदित है, नारियों के संदर्भ में ये कथन कहने वाले कौन हैं? तो ये कथन कहने वाले हैं हमारे रामधारी बाबू नहीं हैं। रामधारी बाबू तो इसमें नारियों के पक्ष में है, लेकिन ये जहां से लिया गया है उस पाठ का नाम है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। उसमें उन्होंने बहुत सारे लेखक और कवियों को लिया है जिनके द्वारा नारियों के संदर्भ में कहा गया है। आनंद से महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था, यह भी क्वेश्चन आप लोग को बराबर पूछा जाता है। महात्मा बुद्ध ने आनंद से कहा था कि मैं जो धर्म चलाया वह 5000 वर्षों तक चलने वाला था, लेकिन अब यह 500 वर्षों तक ही चलेगा, क्योंकि मैंने नारियों का इसमें प्रवेश दे दिया। कबीर ने क्या कहा? नारी तो हम हूं करी तब ना किया विचार, जब किया विचार नारी महाविकार रे भाई, नारी महाविकार। यानी स्त्रियों को डुबाने में इन लेखकों और कवियों का बड़ा योगदान रहा है। नारी को जादूगरनी का उपमा दिया गया है।
कि पुरुषों पर जादू कर देते हैं, पुरुष हो गए लट्टू। तो ये सारी बातें जो हैं विभिन्न लेखकों और कवियों का है। लेकिन ये पंक्ति कहां से ली गई है? तो ये पंक्ति ली गई है अर्धनारीश्वर से, जिसके लेखक कौन से हैं? रामधारी सिंह दिनकर। मोहन राकेश सिपाही की मां, आगे का रोज जो गैंग्रीन था, और प्रेमचंद की आप में कोई कहानी दी नहीं गई। अब आ गया ये अगले, कर्नाट वंश के राजा थे। तो कर्नाट वंश के राजा कौन थे? तो राजा हरि सिंह देव। कर्नाट वंश के राजा कौन थे? कर्नाट वंश के राजा थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। भगत सिंह का पैतृक गांव था। भगत सिंह का जब जीवन परिचय आप पढ़ रहे होंगे, आप जानते हैं कि भगत सिंह को 23 मार्च, मैं एक बार बता देते हैं, आपको पता ही होगा, फिर भी शहीद दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि ये इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पूछे जाते हैं। 23 मार्च 1931 को कब मनाया जाता है? 23 मार्च। और उनका पैतृक गांव था खटकर कलां, पंजाब में। खटकर कलां, पंजाब। ये इनका पूरा फैमिली ही स्वतंत्रता सेनानी था। इनके चाचा अजीत सिंह, पिता, भाई, सभी स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने बचपन में ही नारा दिया था, मैं बंदूकें बो रहा हूं। बचपन में कौन सा नारा दिया था? बंदूकें बो रहा हूं, क्योंकि सभी लोग किसानी कर रहे थे, खेतों में बीज बो रहे थे। तो इन्होंने देखा, तो इन्होंने क्या कहा कि मैं बंदूकें बो रहा हूं, जिससे बंदूक पैदा होगा और उन बंदूकों से मैं अंग्रेजों को मारूंगा। अगले क्वेश्चन की ओर चले हम। थोड़ा तेजी में मैं इसलिए खींच रहा हूं कि आपको क्वेश्चन अधिक है, आपका समय जाया नहीं करें, टू द पॉइंट बात करेंगे। गांधी जी को झोपड़ी को डैश डैश ने जला दिया। आपको पता है कि आपने पढ़ा होगा ओ सदानीरा शीर्षक जगदीश चंद्र माथुर का लिखित, जिसमें गांधी जी जब चंपारण आते हैं तो रहने के लिए उसको कहीं स्थान नहीं दिया जाता है, क्योंकि पहले ही अंग्रेज का फरमान था कि उनको टिकने ना दिया जाए। एक घर में वो जहां रुके थे, उस घर पर में भी आग लगा दी गई। किसके द्वारा? तो एमन साहब के कर्मचारियों के द्वारा वहां आग लगा दी गई थी। एमन साहब के कर्मचारियों ने आग लगा दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। चौर कैसी ताल है? चौर और मन की चर्चा भी ओ सदानीरा में ही है। ओ सदानीरा में चौर और मन का है। तो चौर गहरे ताल होते, चौरे और उथले ताल होते हैं चौर, और मन गहरे ताल होते हैं। सरैया मन की चर्चा है उसमें। सरैया मन के जल को औषधीय जल भी माना गया है, क्योंकि उसका रीजन जगदीश चंद्र माथुर दिए हैं कि उसके किनारे जामुन का बहुत सारा पेड़ है, और उससे जामुन गिर जाता है। उसमें जामुन के गिरने के कारण जामुन का जो औषधीय गुण है सो सरैया मन के पानी में मिक्स हो जाता है, इसलिए उसका जल औषधीय माना गया है। और भी बहुत सारी बातें हैं उस चैप्टर में, सारा चैप्टर तो अभी पढ़ा नहीं सकता, बस जिक्र भर कर सकता हूं, और इस जिक्र को आप लोग देखिए, समझिए। सारे लोग हर क्वेश्चंस को एकदम आत्मसात करते जाइए, इससे निश्चित तौर पर 30 से 35 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ये मैं कह रहा हूं। वैशाली महोत्सव का भी आयोजन जगदीश चंद्र माथुर ने किया था। मैं क्वेश्चन का ऑप्शन बगैर मैं कहता हूं कि बिहार के आईएएस थे, वो शिक्षा विभाग के सचिव बने थे जगदीश चंद्र माथुर। तो जगदीश चंद्र माथुर ने वैशाली महोत्सव का आयोजन करवाया था। रामधारी बाबू के बारे में जानते हैं। नागार्जुन का वास्तविक नाम बैद्यनाथ मिश्र यात्री, दरभंगा के तरौनी में इनका जन्म हुआ था। बेनीपुरी जी कलम के मजदूर कहे जाते हैं, कलम के जादूगर, सॉरी, कलम के मजदूर तो प्रेमचंद को कहा जाता है। इनकी भी कई कृतियां आपके पास हैं। अब आइए अगला, किस पाठ में आया है कि कैसी है चंपारण की यह भूमि, मनोविस्मृति के हाथों में अपनी बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत रहती है। यह भी आपने पढ़ा होगा ओ सदानीरा में। चंपारण जब ही आ जाए, गांधी जी रिलेटेड आ जाए, तो बस एक बार में डिसीजन उठाइएगा कि कहां से है, तो ओ सदानीरा। लेखक कौन है ओ सदानीरा का? तो जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदानीरा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। तो ये इसका जवाब तो आपको मिल ही गया कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किनका है? तो मलयज का। मलयज, हंसते हुए मेरा अकेलापन किनका लिखा हुआ है? मलयज का। संपूर्ण कांति जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर, ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। वर्तमान शिक्षा पद्धति को तो मैं खौफनाक और हेय मानता हूं। छोटे बच्चे के चरित्र और बुद्धि का विकास करने के बजाय यह पद्धति उन्हें बौना बनाती है। किसके विचार है?
तो ये विचार है महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा की सूत्रपात की थी, हस्तपरक शिक्षा भी इसे कहते हैं। उन्होंने बच्चों के बारे में कहा था कि बच्चे अगर पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कारों को सीखें और काम को करने का तरीका सीखें तो आगे चलकर बेरोजगार नहीं बनेंगे। इसके लिए उन्होंने बुनियादी शिक्षा की शुरुआत की थी। तो जब भी उन्होंने किताबी ज्ञान से अधिक चरित्र निर्माण पर में जोर दिया था। तो जब भी आपको मिल जाए ऐसा क्वेश्चन की शिक्षा से संदर्भित, तो ऐसे आप लोगों में लास्ट चैप्टर शिक्षा का जे कृष्णमूर्ति द्वारा लिखा गया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा का मतलब ये नहीं, मनुष्य के जीवन में शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि पढ़ लिख करके नौकरी पाइए, शादी कीजिए, बच्चे पैदा कीजिए और मर जाइए। ये नहीं है। शिक्षा आपके चरित्र का विशिष्ट निर्माण करता है। तो यहां ये विचार महात्मा गांधी के हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आइए। क्वेश्चन कहता है संपूर्ण क्रांति पाठ के भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब भाषण दिया था? तो यह भाषण 1974 ईस्वी में हुआ था। 1974 का एक ही ऑप्शन है, 5 जून 1974। आप लोगों को याद होगा कि 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने पटना के गांधी मैदान में अपना ओजस्वी भाषण दिया था, जिसके फलस्वरूप छात्र आंदोलन का सूत्रपात हुआ। 1975 में इसके बाद इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा। अब आइए, यह कहता है कि किस पाठ में आया है, अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं। जयप्रकाश नारायण ही भाषण देते वक्त कहे, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। इंदिरा गांधी की सरकार थी, उसके अगेंस्ट में बोले थे कि जो छात्र निरपराध हैं और इस आंदोलन में शामिल होने के लिए बसों से, रेलगाड़ियों से, पैदल चल करके आ रहे हैं, उन्हें रोका जा रहा है, उन्हें आने नहीं दिया जा रहा और निर्दोष छात्रों पर में, निर्दोष लोगों पर में लाठियां बरसाई जा रही। अपने भाषण देते वक्त ही जयप्रकाश नारायण ने इस बात को जिक्र किया था। आप अगर चैप्टर को पढ़े होंगे तो ये लाइन बखूबी अक्षरशः आपको याद होगा। तो अक्षरशः याद होगा तो ये हमको कहां से लिया गया है? तो हम सीधे तौर पर कहेंगे कहां से लिया गया है? संपूर्ण क्रांति से लिया गया है। शिक्षा जे कृष्णमूर्ति, हंसते हुए मेरा अकेलापन मलयज। प्रगीत और समाज किनका है? नामवर सिंह का है प्रगीत और समाज। मैं बार बार लेखक का जिक्र इसलिए कर देता हूं कि लेखक और कवि से ही आपको 10 नंबर मिलेगा। तो इसलिए अगर रिपीट होता रहे, आप वीडियो को देख रहे हैं, रिपीट होता रहे तो आपके जहन में जाता जाएगा। और मेरा वादा भी सार्थक है। मैंने जो वादा किया आपसे कि 50 में 50 हिंदी में दिलवाऊंगा, तो कैसे दिलवाऊंगा? आगे ग्रामेटिकल क्वेश्चंस भी मैंने लिए हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में मैं आपसे जिक्र करूंगा। समझते चलिएगा आप लोग। आज्ञे का जन्म कब हुआ था? आप जानते हैं कि 7 मार्च 1911 ईस्वी। आज्ञे का जन्म याद रखना सबसे आसान, 7 मार्च 1911। कहां? कुसेया। कुसेया जो अभी कुशीनगर, जहां महात्मा बुद्ध का परिनिर्माण प्राप्त हुआ था। कुसेया उत्तर प्रदेश का एक जिला है, कुशीनगर, जिसको पहले कुसेया के नाम से जाना जाता था, जहां आज्ञे जी का जन्म हुआ था। आज्ञे का पूरा नाम भी मैं कई बार बता चुका हूं। साहिवा, इनमें इनके बाप का भी नाम आ जाता है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन आज्ञे। इनके बाप का क्या नाम था? हीरानंद शास्त्री। और माता का नाम था वयंती देवी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज्ञे से आपको पूछेगा, तार सप्तक। तार सप्तक। वैसे आज्ञे अद्वितीय प्रतिभा के धनी है। इनका शेखर एक जीवनी 1941 और 44 में 2 भागों में प्रकाशित है। लोग कहते हैं कि आज्ञे का अपना खुद का आत्मकथा है, खुद का चरित्र है शेखर। आज्ञे इसको नहीं मानते हैं। इतना डीप आप लोग को नहीं पढ़ना है अभी हिंदी साहित्य को, नेट का एग्जाम नहीं बैठ रहे हैं, मैं उस चीज का जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन हरी घास पर छनभर, बावरा अहेरी, कितनी नावें कितनी बार, शेखर एक जीवनी, ये सब आज्ञे की कृतियां हैं। 4 कृतियों को मैंने कहा कमेंट में लिखिएगा, आपको याद है कि नहीं है? कितनी नावें कितनी बार, सहसा एक बूंद उछली, शेखर एक जीवनी। ये मैं सारा जिक्र कर रहा हूं, तार सप्तक का जिक्र कर दिया। और इनके पिता का नाम मैंने कह दिया। इनके पिता क्या थे? आज्ञे के पिता क्या थे? तो प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। क्या थे? प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। और आगे की लिखी हुई कहानी कौन सी है आप में? रोज। रोज का पुराना नाम क्या था? गैंग्रीन। कब बदल करके रोज किया गया? 1931 ईस्वी में। आज्ञे का निधन कब होता है?
तो अज्ञे का निधन होता है बेचारा का 4 अप्रैल 1987 को, लुढ़क गए। एक महान विभूति का अंत हो गया, हिंदी साहित्य के एक युग का अंत हो गया। ये एक स्वयं हस्ताक्षर थे, युग थी। इन्होंने प्रयोगवाद की सूत्रपात किया था। आपको यह भी पूछा जाएगा अज्ञे ने किस युग का सूत्रपात किया था, तो प्रयोगवाद। प्रयोगवाद की शुरुआत किसने की थी? अज्ञे ने की थी। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, अज्ञे का मूल निवास कहां था, आपको यह बताना मैं भूल गया था। तो करतारपुर, पंजाब। बनारस लम्ही में पैदा हुए थे प्रेमचंद। लम्ही नामक गांव में कौन पैदा हुए थे? प्रेमचंद पैदा हुए थे। इटारसी मध्य प्रदेश में रघुवीर सहाय, जो अधिनायक शीर्षक कविता के कवि हैं, वो पैदा हुए थे। जबलपुर मध्य प्रदेश आपके लिए मैं छोड़ता हूं, तैयारी तो थोड़ी बहुत आप कर ही रहे होंगे, मेरे वीडियो पर तो आश्रित होंगे नहीं, लेकिन उस तैयारी में चमक लाने का काम मेरा ये वीडियो करेगा आपका। जैसे नहाने धोने के बाद कपड़े पहन करके हम थोड़ा सा परफ्यूम मारते हैं ना, डीओ मारते हैं ना, जब मेरे बॉडी से स्मेल आता रहे, तो वही चीज है कि वास्तविक सुंदरता तो आपकी पढ़ाई है, लेकिन उसमें चमक लाने का काम, जिसको ऐसा भी मान लीजिए स्नो पाउडर लगाना, वो मैं कर रहा हूं। अब आइए ग्रामर पर आते हैं। थोड़ा सा हंसते बोलते खेलते हम लोग पढ़ते चले, तो ग्रामर पर आते हैं। ग्रामर को समझने में थोड़ा सा एकदम बारीकी से ध्यान दीजिएगा। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कारक है। कारक आप जानते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने, आपको याद होगा, कर्म को मैं लिखना नहीं चाहूंगा, लेकिन फिर भी मन करता है लिख देता हूं, करण से। लेकिन इस से में द्विविधा क्या है? साधन के अर्थ में। मैं यहीं रुक रहा हूं, आपको आंसर शायद पता चल गया होगा। साधन के अर्थ में, वह पांव से चलता है, वह कलम से लिखता है, तो वह कुल्हाड़ी से काटता है। आपादान का भी से है, आपादान का भी से है, लेकिन वियोग अर्थ में, अलग होने के अर्थ में। वह घर से आता है, पेड़ से पत्ते गिरते। बड़ा ही बारीकी, 2 चीज में आप याद रखिएगा, 2 भेद में, कर्म और संप्रदान, और करण और आपादान, ये है 2 में फंसाता है बिहार बोर्ड। हमारे सेटर महोदय समझते हैं हमारे बच्चे शायद कमजोर हैं, इसीलिए इसमें फंसा देते हैं, और हमारे बच्चे तो वो बच्चे हैं जो कल का भारत निर्माण करेंगे, इसका ज्ञान उनको है कहां? होगा भी, सॉरी, मेरा अपना ऐसे हंसने के लिए बोल दिया, ऐसा कोई विचार नहीं है, सारे ज्ञानवान हैं, तब तो आपके लिए क्वेश्चन तैयार करते हैं। तो वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो क्रिया, काटना क्रिया हो गया, और सहायता कौन कर रहा है? कुल्हाड़ी। तो जब ही क्रिया साधकतम करणम, क्रिया करने में जो अत्यंत सहायक हो, उसको करण कारक कहा गया है। तो क्रिया करने में सहायता कौन कर रहा है? कुल्हाड़ी, इसीलिए इसमें कौन सा कारक हो गया? करण कारक। याद रखिएगा, संप्रदान का कोचिन किसी को देने के अर्थ में होता है। वह भिखारी को वस्त्र देता है, इसमें आपको पूछा जाता है कि कौन सा कारक है? वह भिखारी को वस्त्र देता है, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें संप्रदान कारक है। कौन सा कारक है? संप्रदान। देना की जब भी चर्चा हुई, बराबर ये क्वेश्चन आया, और बच्चे बहुत सारे गलती करके आते हैं, मुझे पता है। आप देख लीजिएगा, क्रिया में जब ही देना चर्चा हो, कुछ भी देता है, चाहे चपेटा ही क्यों न दे, कुछ भी देता है, तो चतुर्थी संप्रदान कारक। कौन सा कारक? संप्रदान कारक। ये याद रखिएगा। अलग होने के अर्थ में पंचमी। 4 गो भेद आप बढ़िया से याद रखिए, संबंध भी पूछता है कभी कभार, लेकिन 4 गो भेद को बढ़िया से याद रखिए। करण कारक से चिन्ह, संप्रदान को के लिए, आपादान से। तो चूंकि को कर्म कारक का विचिन्ह होता है, तो संप्रदान में फंस जाता है बच्चा। के लिए मिलेगा तो एक बार में मार देगा, लेकिन को में फंसता है, तो को में फंसिएगा नहीं। एकदम कॉमन ट्रिक है ये, कि जब देने की चर्चा होगी, क्रिया में देना रहेगा, तब संप्रदान कारक होगा, नहीं तो नहीं होगा। गुड़िया जी ध्यान से सुनिएगा। श्याम ने मिठाई खाई में कौन सा कारक है? श्याम ने मिठाई खाई, क्या खाई? तो कर्ता तो कॉमन है भाई, श्याम है ही, इसमें कर्म दिया ही नहीं गया है, तो काम करने वाले को आप कर्ता कहते हैं। जो काम किया जाता है वो क्रिया हो गया, और क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वो हो गया कर्म कारक। कर्म कारक को जानने के लिए क्रिया के साथ हम प्रश्न करते हैं। उसने पढ़ा तो क्या पढ़ा? रामायण पढ़ा, महाभारत पढ़ा, बाइबल पढ़ा, जो पढ़ा, तो जवाब मिल जाता है तो वो कर्म कारक हुआ। जवाब नहीं मिला, उसने थूका, तो क्या थूका भाई?
कुछ नहीं थूका, वह सोया। तो क्या सोया? जवाब मिलेगा ये हो गया अकर्मक क्रिया। इस वाक्य में कर्म नहीं होंगे। वाक्य दो प्रकार के, क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। जिस वाक्य में कर्म नहीं है वो अकर्मक क्रिया हो गया, और जिस वाक्य में कर्म है वो सकर्मक। तो यहां कर्म है, क्या खाया? तो मिठाई खाया, तो ये कर्म हो गया। लेकिन कर्म कारक चूंकि इसमें जिक्र ही नहीं है, तो यहां हम कर्ता के साथ चलेंगे। किसके साथ चलेंगे? कर्ता कारक के साथ। अब मैं उम्मीद करता हूं कि कारक का आपका काम खत्म हो गया। अगर फिर भी दिक्कत है तो आई रिक्वेस्ट टू यू, मेरा ये खासा आपसे रिक्वेस्ट है, 2 नंबर कारक से आएगा ही आएगा। मेरा एक कारक का वीडियो है, बहुत छोटा सा वीडियो है, 10 मिनट का वीडियो है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद मैं गारंटी देता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा कारक से। अगला ये अधिकरण कारक का चिन्ह है भाई मेरे। अधिकरण कारक में पर, अधिकरण कारक का यहां ने कर्ता कारक, में पर अधिकरण कारक, को के लिए संप्रदान कारक, से आप करण और आपादान दोनों में किस किस अर्थ में अभी कुछ देर पहले हमने जिक्र किया है। कारक कंप्लीट, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काके की रारे री नाने नी, अधिकरण में पेपर, संबोधन हे अरे अजी हो। क्लियर? वह कौन है जो वहां भाषण दे रहा है? में सर्वनाम है। सर्वनाम की कुल संख्या 11। हिंदी में सर्वनामों की कुल संख्या 11। सर्वनाम का भेद 6 गुण। पहला पुरुषवाचक से शुरू होता है और निश्चय निजवाचक तक जाकर के लास्ट करता है। अब आइए, वह कौन है? वह कौन है प्रश्नवाचक। सबसे पहले कौन प्रश्न का निर्माण करता है? कोई रहता तो अनिश्चय बात, हम कह देते वहां कोई भाषण दे रहा है, तो कौन दे रहा नहीं जानते, अनिश्चय हो गया। लेकिन कौन लग गया, क्या लग गया, तो वो कौन सा सर्वनाम हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। यहां प्रश्नवाचक, जो सो ऐसा लगता शब्द, जैसे तैसे, तो संबंधवाचक हो जाता है। अनिश्चयवाचक और निश्चय, वह लड़का आ रहा है, तो वह लड़का आ रहा है, तो यहां पर क्या हो जाता है? निश्चयवाचक। निश्चितता का बोध होता है हमें कि वह आ रहा है। और सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को कमेंट कीजिएगा। वह कौन है जो वहां भाषण दे रहा है? यहां प्रश्न का निर्माण हो रहा है, किसी से पूछा जा रहा है, तो इसका जवाब क्या हो गया आपका? प्रश्नवाचक हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। निस्तार। आपको मैं एक ट्रिक देता हूं विसर्ग संधि को पहचानने का। वैसे मैंने सारे ट्रिक दिए हैं आपको, संधि का एक वीडियो भी बनाया है। देखिए, जब संयुक्त में सौ आ जाए, दंत सौ, तालव्य सौ या मूर्धन्य सौ, और वहां से शब्द टूट रहा हो, तो आंख मुंद करके विसर्ग संधि। कौन सा संधि? विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि के लिए सौ के जगह क्या लगाना होगा? आपको विसर्ग लगाना होगा। तो यहां पर हम इसको लगाते हैं नीह जोड़ तार, निस्तार। आप याद रखिए, ओकार, रॉ और सौ तीनों अगर संयुक्त में मिला हमको और वहीं से शब्द टूट रहा हो, निस्तार, निस्तार, निस से शब्द टूट रहा है, निस्तार। तो और हमने क्या कहा कि ओ, रॉ और तीनों सौ संयुक्त में मिले और वहां से शब्द टूट रहा हो, आंख मुंद करके डिसीजन लीजिएगा, ये है विसर्ग संधि। तो सौ की जगह क्या रख देंगे? हम विसर्ग रख देंगे। सौ की जगह क्या रखेंगे? तो संधि विच्छेद अपने आप हो गया, यानी सौ की जगह विसर्ग कर दिए। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा बच्चों, आप लोग को जिनको संधि बढ़िया से ना आता हो, अगर हम इस प्लस को हटा के देखते हैं और ये शब्द बन जाता है, तो वो संधि विच्छेद कभी नहीं होता है। जैसे यहां देखिए निस्तार, तो निस्ता जो रॉ, ये कभी नहीं होगा। शब्द को मिलाइए, प्लस को हटा दीजिए, शब्द को मिलाइए, निस्तार, निस्ता और रॉ मिला देंगे, शब्द बन जाएगा ना। ये कभी नहीं होता है। निस जोड़ तार, इसको भी हलंत में है, संयुक्त करेंगे तो वही बन जाएगा निस्तार, ये कभी नहीं होगा। निस्तार, ये कभी नहीं होगा। ये ट्रिक, 3-4 ट्रिक हम दिए हैं अभी पहचानने का, सबको याद रखिएगा। एक तो विसर्ग संधि पहचानने का दिए हैं, और दूसरा मैं कहा आपसे कि
जो ये चिन्ह को हटा दीजिए, कंफ्यूजन में नहीं पैदा हो जाए और शब्द बन जाए आपका सीधे तौर पर में जो दिया गया है, तो संधि विच्छेद होबे नहीं करेगा, चाहे स्वर हो, व्यंजन हो, विसर्ग हो, वो होगा ही नहीं। इसीलिए उस ऑप्शन को देखते ही कहिएगा भाग। जो ऑप्शन में शब्द नहीं बन रहा होगा, कुछ टिपिकल होगा, यहां देखिए नी, यहां विसर्ग है नहीं कहीं, तो विसर्ग नहीं है और इस सब को मिलाते हैं तो बन जाता है शब्द। खटते हम मारेंगे, अगर कुछ होना आता है तो ये आंसर होगा आपका 99% सही होगा। अगला ये हरीश, ट्रिक लगाइए, अभी अभी मैंने दिया है। हरीश देखिए दीर्घिकार है, ज्यों का तो मिल गया, छोड़ दीजिए। हौ जो रीस, इससे भी शब्द बन जा रहा है, अगर जोड़ दीजिए तो मिल जाएगा हरी जोड़ ईस। अब इसको रोकेंगे, इसमें भी शब्द बन जा रहा है, इसमें भी हरी जोड़ सौ, इससे भी शब्द बन जा रहा है आपका, इसको भी हटा दीजिए। अब आपका बचता क्या है, 4 नंबर बचता है। अब आपके समझ में आ गया कि मेरा ट्रिक वैल्यूएबल है कि नहीं है। हाँ, आप जानते हैं कि और वैसे अगर नियमता आए तो स्वर संधि का पहला भेद होता है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में कहता है कि सवर्ण स्वरों का मेल होता है। सवर्ण मतलब एक समान मात्रा में लिखे जाने वाले जब वर्ण का मेल होता है तो दीर्घ का आदेश होता है। तो आपको मैंने बताया था कि ई हो हर्षी दीर्घी जोड़ हर्षी दीर्घी, रिजल्ट एक ही होना है, क्या होना है, दीर्घी। रिजल्ट क्या होना है, दीर्घी। तो हरी जोड़ ईस, हरीश। 4 नंबर इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर आइए। दुस्साहस, दुस्साहस भाई मेरे विसर्ग संधि का ट्रिक, दुस्साहस तो दुह जोड़, ट्रिक समझ में आया। दुस्साहस से फिर शब्द बनेगा, दुस्साहस से शब्द बनेगा, दुरुसाहस हो नहीं सकता है, दुस्साहस होगा। अब आइए, कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा, तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान इत्यादि के नाम को आप कहते हैं संज्ञा। संज्ञा के 5 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। जिससे किसी एक व्यक्ति वस्तु इत्यादि का बोध होता है उसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिससे जाति भर का बोध होता है उसको कहते हैं जातिवाचक। जिससे किसी के गुण दोष दशा इत्यादि का बोध होता है उसको कहते हैं हम भाववाचक। जिससे समूह भर का बोध होता है उसे समूहवाचक, और जिसको माप या तौल सकते हैं उसको द्रव्यवाचक। तो यहां पर आइए, द्रव्यवाचक संज्ञा है, नहीं है, द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। तो सोना को भी तौल सकते हैं, पानी को भी माप सकते हैं, चांदी को भी तौल सकते हैं। तो ये तीनों द्रव्यवाचक हो गया और गुच्छा समूहवाचक हो गया। कौन सा हो गया, आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। और आपके हिंट के लिए मैं बता दूं, 2019 में 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो 50 का 50 आपकी स्मृति के सामने है। आपने क्वेश्चन बैंक को पढ़ा हो तो। कलर की मौत, कलर की मौत सिर्फ एक कहानी के रचयिता है अंतोन चेखव। अंतिम में जो दिया गया, आपके किताब के अंतिम में जो कहानियां दी गई है उसमें पहला क्वेश्चन ये है, कलर की मौत, पहला ही पार्ट है कलर की मौत, अंतोन चेखव का। ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे, सबसे बड़ा कम क्वेश्चन पूछता है। अभी देखिए यहां ये किस कवि ने लिखा है, खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है। तो सबसे पहले ये पंक्ति आपको जानना होगा कि ये पंक्ति कहां से ली गई है। तो हार जीत शीर्षक कविता से ली गई गद्य कविता। आपकी किताब में एकमात्र गद्य कविता पढ़ने के लिए दी गई है, वो कौन सी है, हार जीत। एकमात्र गद्य कविता पढ़ने दी गई है, कौन सी कविता है, हार जीत। और उसके लेखक कौन है, कवि कौन है, अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी। गजानन माधव मुक्तिबोध की कौन सी कविता लिखी गई है आपकी किताब में, जन जन का चेहरा एक, जहां चिसबूर का हो, जिस गांव का हो, जन जन का चेहरा हो एक। तो गजानन माधव मुक्तिबोध की लिखी कविता जन जन का चेहरा एक। अशोक वाजपेयी हार जीत। नागार्जुन की कोई कविता 12वीं में नहीं है, 11वीं में है। और निराला की भी कोई कविता 12वीं में नहीं है, तोड़ती पत्थर 11वीं में दी गई है। तो इन दोनों से तो भाई आपका क्वेश्चन आने से रहा, क्योंकि यहां सिलेबस किससे पूछा जाता है, तो 12वीं से। इन दोनों के बारे में आपको पढ़ना होगा। आगे आइए, घास में दुबका आकाश किसकी रचना है,
तो शमशेर बहादुर सिंह की सॉरी, कभी कभी भाव विभोर हो जाते हैं, आपको पढ़ाते पढ़ाते कंफ्यूजन हो जाता है। तो घास में दुबका आकाश हमारे अशोक वाजपेयी की रचना है। जयशंकर बाबू की रचना है आपके किताब में। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, कहां से ली गई है? कामायनी से ली गई है। ये नाटक सम्राट कहे जाते हैं जयप्रकाश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ध्रुव स्वामिनी, ये बहुत सारी इनके नाटक की कृतियां हैं। याद ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है आपको समुद्रगुप्त किसकी कृति है, ध्रुव स्वामिनी किसकी कृति है, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है, एक पत्र एक निबंध किसकी कृति है। तो ये सारा जो है जयशंकर प्रसाद की कृतियां हैं, नाटक सम्राट हैं ये। सुभद्रा कुमारी चौहान, पुत्र वियोग, इनकी लिखी कविता है आप में। शमशेर बहादुर सिंह की उषा। तो यहां इसका जवाब क्या हो गया? घास में दुबका आकाश, अशोक वाजपेयी। अगले क्वेश्चन की ओर आइए। सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। अब 11 सर्वनाम है कुल। सर्वनाम संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, लेकिन इन तीनों में जोड़ी में देखिए आप नाम है। नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। नाम को क्या कहते हैं? तो इंग्लैंड एक देश है, अमेरिका एक देश है, भारत एक देश है, देशों का नाम है ये। तो नाम है, तो ये हो गया संज्ञा का समूह। किसका समूह है? संज्ञा का। अब मैं, मुझे, मुझको, मेरा, मेरी, ये सर्वनाम हो गया। ये सब किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो निजवाचक सर्वनाम में और उत्तम पुरुष सर्वनाम में आता है। हम, हमें, हमको, हमारा, हमारी, तू, तुझे, तुझको, तेरा, तेरी, सब सर्वनाम। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और उसमें ले लिया गया निजवाचक को भी जोड़ दिया गया है। लेकिन ये तीनों नाम है, इसीलिए क्या हो गया? संज्ञा। अगले क्वेश्चन की ओर आइए। किसने लिखा है? आज दिशाएं भी है हस्ती, मेरा उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, तो मैं पा न सकूंगी इसमें कोई संदेह नहीं। पंक्तियां याद है? सुभद्रा कुमारी चौहान, पुत्र वियोग। अगर आप पढ़े होंगे तो निश्चित याद होगी। नहीं, साइंस, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पर अधिक टाइम दिए होंगे तो हिंदी तो मेरे देश की बिंदी को पीछे छोड़ दिए होंगे, लेकिन देगा 100 नंबर, ये याद रखिएगा। तो ये लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान। ये किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान। मीराबाई की आपकी कोई कृति नहीं, सहजोबाई की आप में कोई कृति नहीं, महादेवी वर्मा की कोई कृति नहीं। सुभद्रा कुमारी चौहान ही आपको पढ़ने के लिए दिए गए हैं। आगे आइए। किस कविता संग्रह पर रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो आपको पता है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, वीडियो लंबा हो रहा है, लोग भूल गए हैं। डायरेक्ट आंसर पर आता हूं मैं। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के कवि का नाम है। आप जानते हैं कि प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल, इसमें लोहा सबका बराबर जिक्र आया। स्त्री और पुरुष के कर्मों की चर्चा है। बेटा बेटी के पालन पोषण में हम लोग किस तरह भेद करते हैं। बेटियों को हर जगह तैयार होना होता है परीक्षा के लिए। लड़कियों का पूरा जीवन ही इम्तिहान से भरा हुआ है और हर जगह इम्तिहान ही इम्तिहान है। इस कविता को लेकर के प्यारे नन्हे बेटे को लिख दी है विनोद कुमार शुक्ल। ज्ञान बहुत है अगर हमारी समझ में आए तब। और नहीं, एग्जाम, व्यू ऑफ एग्जामिनेशन है तो सीधा पढ़िए प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? विनोद कुमार। ज्ञानंद पति का गांव का घर, ज्ञानंद पति का कौन सा है? गांव का घर। अशोक वाजपेयी, हार जीत। रघुवीर सहाय, अधिनायक। रघुवीर सहाय की कौन सी कविता है? रघुवीर सहाय की कौन सी कविता है? अब जिक्र करेंगे हम कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामलला न छू। अगला क्वेश्चन, ये सारी कृतियां तुलसीदास की है। तुलसीदास सीता के द्वारा राम से विनय करवा रहे हैं, विनती करवा रहे हैं, संवाद पहुंचवा रहे हैं कि मेरे दीन दशा को देखिए। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा, शॉर्ट में भी। तो कवितावली किनकी कृति है? तो तुलसीदास की। जायसी की करवक आप में है, कबीरदास पढ़ने के लिए नहीं दिया है, सूरदास के पद है। पहले में जगा रहे हैं सूरदास कृष्ण को, जागिए व्रजराज कुंवर फुल कुसुम कुमलाए, और दूसरे में खाना जो खा रहे हैं कृष्ण उसका वर्णन है। तुलसीदास की दोनों कविताएं हैं आप में। तो तुलसीदास की प्रमुख कृतियां मैं एक बार बोल देता हूं। दोहावली, कवितावली, रामलला नाचू, रामाज्ञा, प्रश्नावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस। रामचरितमानस
अवधी भाषा में और विनय पत्रिका ब्रज भाषा में। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है। ब्रज भाषा में लिखी गई है विनय पत्रिका, ब्रज भाषा में। थोड़ा सा हटके ब्रज भाषा। अगले क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। तो मन करता है कि तुलसीदास की जीवनी ही बता दें। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के राजापुर नामक गांव में हुआ था। आत्माराम दुबे इनके पिता का नाम था, तुलसीबाई इनके माता का नाम था, और पाल्य माता जो थी चुनिया, क्योंकि जन्म लेते ही दांत लेकर के पैदा हुई थी, तो इनको समझा गया कि ये अनिष्टकारी बालक है, इनको घर से निकाल दिया, और मां भी मर गई। तो चुनिया नामक एक दासी थी जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था। इनके गुरु थे नरहरि दास और सुकर खेत के वासी शेष सनातन। काशी में जाकर विद्या अध्ययन किए। कुछ समय के बाद रत्नावली से विवाह हुआ। पत्नी से अनन्य प्रेम हो गया। एक दिन दुत्कार दी वो। जहां अधिक प्रेम दिखाइएगा वहां दुत्कार मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए बैलेंस बना के चलिएगा। तो दुत्कार मिला, वैराग्य उत्पन्न हो गया और बैरा पत्नी का परित्याग कर दिए और काशी में आके कथा वाचन करने लगे। उसके बाद फिर तुलसीदास को पीछे पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़ी, तुलसीदास महान हो गए। तो इनके बचपन का नाम था राम भोला। इनके बचपन का नाम क्या था? राम भोला। तुलसीदास का जन्म हुआ था विक्रम संवत 1543 ईस्वी में। कब हुआ था? 1543 में। विक्रम संवत 1543 में इनका जन्म हुआ था। आजीवन में कौन सा समास? देखिए, मैं कहा था कि पहला पद छोटा हो या उपसर्ग लगा हुआ हो या अव्यय हो तो अव्यय भाव समास। आपको पूछ सकता है कि अव्यय भाव समास किसे, या जिस समासिक पद का पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहा जाता है? तो जिस समासिक पद का पहला पद प्रधान हो उसे अव्यय भाव समास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अव्यय भाव समास कहा जाता है। इसमें आ उपसर्ग लगा हुआ है, अव्यय भाव। जिसमें उपमा उपमेय विशेष विशेषण लगा हुआ हो वो कर्मधारय, जैसे नील कमल तो नीला कमल विशेषण लगा हुआ है तो कर्मधारय समास हो गया। संख्या पूर्वो दिगु, जिस समासिक पद का पहला पद संख्यावाची हो उसको द्विगु समास कहते हैं। तत्पुरुष, जिस समासिक पद का उत्तर पद प्रधान हो उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। ज्यादा देखना हो समास से रहेगा ये 3-4 नंबर। अगर आपको दिक्कत हो तो मेरा एक वीडियो है समास का, देख लीजिएगा। भारत रत्न में कौन सा समास है? तो भारत नवरत्न है, सॉरी नवरत्न। नव संख्या लगी हुई है तो संख्या पूर्वो द्विगु अभी बता दिया है। एक द्वंद्व नहीं बताया था, जिसमें सभी पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आइए। परम औसत शब्द का संधि विच्छेद। ट्रिक। परम औसत, तो परम जोड़ औसत कहां है? ये तो नहीं होगा, औसत होता है। परम जोड़ औसत। मैंने कुछ देर पहले कहा था आपसे कि डायरेक्ट अगर जोड़ने से शब्द बन जाए तो वो कभी नहीं होता है। इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पर ओ होना चाहिए था, औ लिख दिया गया है। ये सब तो होगा ही नहीं, शब्द बन रहा है, देख लीजिए। परम जोड़ उषद, तो ये भी नहीं हो, औ मिलके ओ बनता है तो औसत हो जाएगा, ये भी नहीं बनेगा। परम औसत ये नहीं होगा, होगा सी नंबर ही, लेकिन सी में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां ओ होना चाहिए था, औ दिया गया है। अगला विवाह शब्द है। विवाह हुई या हुआ? राम का सीता के साथ विवाह हुआ, तो विवाह पुल्लिंग शब्द। लिंग निर्णय जब भी आए तो वाक्य में लेके देखिएगा। अभी मैं एक बार में समझा नहीं सकता, लेकिन लिंग निर्णय जब भी आए वाक्य में लेके देखिएगा। अगला देखिए, पहाड़ का लिंग निर्णय होगा। पहाड़ ऊंचा है तो पहाड़ का लिंग निर्णय होगा पहाड़ पुल्लिंग। पहाड़ क्या है? पुल्लिंग। ईंट से ईंट बजाना, मुहावरे का क्या अर्थ है? विनाश करना। आसमान टूटना, मुहावरे का अर्थ है अचानक मुसीबत आ जाना। आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है अचानक मुसीबत आ जाना। अगला क्वेश्चन, घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना।
बहुत अनुभवी होना। इस समय हम डायरेक्ट आंसर देंगे, वीडियो भी काफी लंबा हो गया होगा। सीमित व्यय करने वाले को क्या कहा जाता है? सीमित व्यय करने वाले को कहा जाता है मितव्ययी। जो कम खर्च करता है उसको कहा जाता है मितव्ययी। अगला क्वेश्चन है, किसकी परीक्षा ली जा चुकी हो? परीक्षित। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो उसके लिए एक शब्द क्या है? परीक्षित। जिसके जीवन में विराग हो, वितरागी। जिसके जीवन में विराग हो उसके लिए क्या है? वितरागी। नहीं सॉरी, जिसके जीवन से विराग हो गया, हाँ वितरागी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कठखोदवा में समास है। काठ को खोदने वाला तत्पुरुष समास हो जाएगा। काठ को खोदने वाला कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि छात्रावास का लिंग निर्णय। छात्रावास पुल्लिंग है, छात्रावास में लोग रहते हैं, छात्र रहते हैं, सॉरी उभयलिंग पर लग रहा है, तो सी नंबर पुल्लिंग हो जाएगा इसका आंसर। अब आखिरी क्वेश्चन आपके लिए, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। आप सबको जानते होंगे, मैं इसका आंसर आपके लिए छोड़ता हूं, कमेंट में बताइएगा अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ क्या होता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ। फिर हिंदी का एक फाइनल वीडियो लेकर के आऊंगा आपके एग्जाम से एक दिन पहले। तब तक के लिए